हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सिलेंट डेटा कवर किया था, जिसको हम निडेरिया के नाम से जानते थे क्योंकि उसके पास नीडोब्लास्ट सेल होती है। नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा में टीन का मतलब होता है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या कॉम्ब लाइक बेंड्स ऑफ सीलिया। मतलब सीलिया के कॉम्ब लाइक बैंड्स दिखेंगे तो उसको हम टीनोफोरा बोल देते हैं। जैसे कि ये हमें जो दिखाई दे रहा है, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिएटेड कॉम्ब लाइक बैंड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऐसा एनिमल टीनोफोरा कहलाता है। कॉम्ब बियर भी बोल सकते हैं, कॉम्ब बियरर, कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट। क्या क्या नाम है इसके? कॉम्ब बियरर्स, कॉम्ब जेलीज भी इसको बोलते हैं, और सी वॉलनट भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसके नाम हुआ करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये होते क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हैबिटेट की बात करें अगर हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे। अगर इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ये रेडियल सिमेट्रिकल हुआ करते हैं, मतलब रेडियली सिमेट्री होते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब रेडियल सिमेट्री कौन सी थी? रेडियल सिमेट्री वही थी कि कहीं से भी किसी भी प्लेन से काटो तो ये बराबर कट जाते हैं, इसीलिए रेडियल सिमेट्री। ये टेंटाकल्स का होना ऐसा जरूरी नहीं है कि टेंटाकल्स होंगे ही, अगर होंगे तो दो होंगे, वरना नहीं होंगे। ये जो टेंटाकल्स हैं ये दो ही होते हैं, और अगर हम इसको इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से इस तरह से किसी भी प्लेन से काटते हैं तो ये बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्रिकल बोलेंगे। और क्या है इसमें पॉइंट? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया था? तो ये सीलेंट्रेटा से आया था। पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा में आया था। उसके बाद टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही रहा था। टीनोफोरा से आगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्म लेयर की। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? हमने पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसकी जर्म लेयर दो हो, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे दो ही जर्म लेयर बने और उसी दो जर्म लेयर से पूरी स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। जैसे ये एक्टोडर्म हो गई, इसके अंदर ये एक मेसोडर्म हो गई, सॉरी एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, और इन दोनों के बीच में जो ये मटेरियल भरा हुआ है जेली लाइक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, क्योंकि मीजोडर्म नहीं है अभी ये क्या है, मीजोग्लिया, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें और क्या क्या होगा, बॉडी फॉर्म कैसी है? तो इसकी बॉडी फॉर्म ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रांसपेरेंट बॉडी फॉर्म होगी इसकी। साथ में फ्लैट टू ओवल, जनरली ओवल हुआ करता है, ओवल और राउंडेड। कॉम्ब प्लेट कितनी होती हैं? 8 कॉम्ब प्लेट है, 8 कॉम्ब प्लेट देखने को मिल जाएंगी, और हर कॉम्ब प्लेट पे सीलिया प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कॉम्ब प्लेट कैसी होंगी, सीलिएटेड। अब सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट होने से फायदा क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट हेल्प इन लोकोमोशन। तो सीलिया किस में हेल्प करेंगे? लोकोमोशन में। तो कॉम्ब प्लेट कहाँ है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली,
ये कॉम्प्लेट्स हैं, ये जो दिख रही है ये कॉम्प्लेट्स हैं। तो ये एक कॉम्प्लेट हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो इस तरह से 8 कॉम्प्लेट है और सभी के पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसी सीलिया की मदद से लोकोमोशन कर पाता है। नेक्स्ट हम बात देखते हैं इसमें और क्या है। तो इसमें टेंटाकल्स में प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। टेंटाकल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। टेंटाकल्स हैं कौन से? तो इनकी बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये टेंटाकल्स है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना ये वाली, ये टेंटाकल्स हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर होंगे तो ये 2 होंगे। कितने होंगे? 2। 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक। और क्या है इसमें? इसमें कुछ कालोब्लास्ट सेल होते हैं, कोलोब्लास्ट सेल बोलते हैं उसको, कोलोब्लास्ट सेल्स, जिसको लासो सेल बोला जाता है। क्या करेगी ये प्रिडेशन में हेल्प करती है। तो हम कह सकते हैं हेल्प्स टू कैच द प्रे, हेल्प्स टू कैच द प्रे। तो प्रे को पकड़ने में ये हेल्प करती है, टेंटेकल्स में प्रेजेंट होगी। अगर इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बायोल्यूमिनेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लाइट प्रोड्यूस करे तो उसको हम बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस में क्या होगा कि ये लाइट एमिट करता है। बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे समुद्र में एकदम लाइटिंग लगा रखी हो, कलरफुल लाइटिंग। तो इस तरह से दिखाई देता है। तो बायोल्यूमिनेंस ये शो करता है। बायोल्यूमिनेंस के बाद और क्या होगा? इसके डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा इसमें, साथ में इंट्रा सेलुलर भी होता है। तो दोनों तरह का डाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। अगर हम इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात करें तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है वो ब्रांच्ड होती है और माउथ से ओपन होती है। ब्रांच्ड होती है और माउथ से ओपन होती है। अब ये एक्स्ट्रा और इंट्रा क्यों कहा, पहले तो इसको जान लेते हैं कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होगा। फर्स्ट डाइजेशन इन कैविटी। फर्स्ट डाइजेशन इन कैविटी। तो कैविटी में पहली बार डाइजेशन हुआ। पहली बार डाइजेशन होना है कैविटी में तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। और दूसरा डाइजेशन कहाँ होगा? सेकेंड इन फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल कहाँ मिलेंगे? इंट्रा सेलुलर। ये इंट्रा सेलुलर हो गया। तो दोनों तरह के यहाँ पे मिले, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर। जो कैविटी में हुआ वो एक्स्ट्रा सेलुलर और जो सेल के अंदर हुआ वो इंट्रा सेलुलर कहलाता है। अगर हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात करें तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में 2 ये ब्रांच देखने को मिलती है। साथ में हमें याद रखना है कि ये जो है ये एनल पार्ट है और ये इसका माउथ पार्ट है। ये जो एनल पार्ट है ये माउथ पार्ट है। कैसे? इसकी ये वाली जो सरफेस है इसकी बैक साइड, इसको हम ओरल सरफेस बोलेंगे। ओरल सरफेस। क्योंकि यहाँ पे माउथ नहीं है इसलिए एब ओरल सरफेस इसको बोलेंगे। एब ओरल सरफेस। अब ओरल सरफेस और एब ओरल सरफेस हो गए।
ये इसका माउथ है जो कि बैक साइड में है। इसके पास कालोब्लास्ट सेल हमने देखी ली थी जिसको लासो सेल बोलते हैं। क्या करता है वो? कालोब्लास्ट सेल यहाँ होती हैं जो कि प्रे को पकड़ने में हेल्प करेंगी। ये इसमें कालोब्लास्ट सेल्स होती हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स को बोलते हैं। और क्या होगा इसमें? और अगर इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो इसमें स्टेटोसिस्ट देखने को मिलता है एट द अपोजिट एंड ऑफ माउथ। अपोजिट एंड ऑफ माउथ कहाँ है? यहाँ पे। मतलब माउथ तो ये है, ये इसका माउथ है, तो अपोजिट एंड कहाँ हो गया ये? तो इसके अपोजिट एंड पे स्टेटोसिस्ट देखने को मिलेगा। और अपोजिट एंड को बोलते थे एबोरल एंड। स्टेटोसिस्ट भी इसके पास होता है। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट एट एबोरल सरफेस या एबोरल एंड इसको बोलेंगे। एबोरल एंड कौन सी डायरेक्शन है? अपोजिट टू माउथ। अपोजिट टू माउथ। अब इसमें स्टेटोसिस्ट का काम क्या होता है? स्टेटोसिस्ट का काम होता है बॉडी बैलेंसिंग। तो ये बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो स्टेटोसिस्ट किस में हेल्प करेंगे? बॉडी बैलेंसिंग में। कहाँ पे होता है? एबोरल सरफेस पे ये प्रेजेंट होगा या एबोरल एंड पे ये प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमने स्टेटोसिस्ट भी देखा। नेक्स्ट इसमें जो सिस्टम की बात करें, क्योंकि सिस्टम तो इसके पास आए नहीं थे, तो स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी। कौन कौन से? स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम ये एब्सेंट होते हैं। ये एब्सेंट होते हैं, हमें याद रखना है। इसके पास सिस्टम नहीं आए थे, नर्वस सिस्टम जैसी स्ट्रक्चर्स इसके पास आ गई थी। तो उसको हम डिफ्यूज्ड टाइप का नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरल सेल्स थी इसके पास, तो इसको हम डिफ्यूज्ड टाइप का बोलेंगे। नर्वस सिस्टम कैसा होगा? डिफ्यूज टाइप। मतलब डिफ्यूज टाइप मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग नेट लाइक स्ट्रक्चर में नर्वस सिस्टम इसका देखने को मिलता है। तो डिफ्यूज टाइप का हो गया। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये हार्माफ्रोडाइट हुआ करता है। सबसे पहली बात, हार्माफ्रोडाइट बोलो, मोनोसियस बोलो या बाइसेक्सुअल बोलो, एक ही बात थी, इसलिए मैंने HMB लिख दिया। हार्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। लेक्स या एब्सेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हैव ओनली सेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट फॉर्मेशन भी होगा और गैमीट फ्यूजन भी होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये रहते कहाँ है? ओशियन में, तो फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा? ओशियन में। तो इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुआ करता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल स्टेज होगी। लार्वा स्टेज का नाम क्या है? सेडिपिड लार्वा। कौन सा लार्वा होगा? साइडिपिड लार्वा। इसको सीडिपिड लार्वा ही बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है।
अब इसके जो कैरेक्टर्स हैं इसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो एक्सक्लूसिवली मेराइन समुद्र में मिलेगा। रेडियली सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी काटो बराबर कटेगा। इसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था सीलेंट्रेटा में। इटिनोफोरा है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, दो ही जर्म लेयर होते हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। दोनों के बीच में ये मीजोग्लिया भरा होगा, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है। बॉडी की बात करें तो बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, बॉडी ट्रांसपेरेंट हुआ करती है। इसमें कॉम्ब प्लेट मिल जाएंगे, 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प किया करते हैं। इसके पास कोलोब्लास्ट सेल होते हैं। कोलोब्लास्ट सेल कहाँ होते हैं? जो टेंटाकल्स दिखाई दे रहे हैं इसके पास, ये टेंटाकल्स में ये इधर कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। फायदा क्या है उसका, या हेल्प किस में करेंगे? तो प्रे को पकड़ने में हेल्प किया करता है। बायोल्यूमिनेसेंस ये शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है कि ये एकदम लाइटिंग की तरह, जैसे सजावट के लिए लाइटिंग लगाते हैं, उस लाइटिंग की तरह वही जैसी लाइटिंग यहाँ भी दिखाई देती है। मतलब कि जैसे ओशियन बॉटम के पास कोई फंक्शन हो रहा हो और वहां पे लाइटिंग लगाई हुई है, तो ये वही घूमते हैं। अब इसमें कई सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है। जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, तो कुछ पैटर्न में दिखाई देते हैं इससे दोनों साइड में, एकदम बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर। तो सेल के बाहर कहाँ होगा? जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और अगर फूड वैक्यूल की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। स्टेटोसिस्ट की अगर हम बात करें तो बॉडी बैलेंसिंग के लिए हुआ करता है। ये ऑर्गन कहाँ होता है? तो एबोरल एंड पे होता है। एबोरल एंड कौन सा होता है? ये माउथ पार्ट था इसका, ये माउथ है, ये अपोजिट टू माउथ है, तो यही वाला पार्ट क्या है? एबोरल एंड है, और इसी एबोरल एंड पे स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हमें स्टेटोसिस्ट का पता चला। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम डिफ्यूज्ड नेट लाइक होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल, मतलब एसेक्सुअल। ये जो है एक ही बॉडी में मेल और फीमेल देखने को मिल जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होगा, सिर्फ सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। सीडिपिड लार्वा इसमें लार्वल स्टेज है। इसको एक बार एनसीईआरटी में देख लें। अब एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है इसके बारे में। तो टीनोफोर्स कॉमनली इसको सी वॉलनट के नाम से जानते हैं, और कॉम जेलीज इसको बोला जाता है। सी वॉलनट या कॉम जेलीज के नाम से इसको जाना जाता है। एक्सक्लूसिवली मेराइन, सिर्फ समुद्र में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलेटेड कॉम्ब प्लेट होगी, जो कि उसको लोकोमोशन में हेल्प करेगी, हेल्प्स इन लोकोमोशन। डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का होगा। बायोल्यूमिनेसेंस ये शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी लिविंग की है, जो कि वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोर में ही एक स्पेशल कैरेक्टर इसको देता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब कि हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि मोनोइसियस है, मतलब कि बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल मीन्स में होगा, मतलब सिर्फ सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल इसमें नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, तो इसके लार्वा का नाम सेडिपिड लार्वा हुआ करता है। तो इस तरह से टीनोफोरा कंप्लीट हुआ। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना। जो प्लूरोब्रेकिया है, जो प्लूरोब्रेकिया है, इसको हम सी गूसबेरी बोलते हैं, सी गूसबेरी। और जो टीनोप्लेना है, ये टीनोप्लेना हो गया। एक इसमें हॉर्मीफोरा भी होता है, जिसको सी वॉलनट बोलता है, सी वॉलनट। यहाँ पे लिखा हुआ है सी वॉलनट जो होता है वो हॉर्मीफोरा इसका एग्जाम्पल है। एक कैस्टम होता है इसमें, जो वीनस गर्डल कहलाता है, वीनस कैस्टम,
जो है वो वीनस गर्डल कहलाता है, और बेरो इसमें एक एग्जाम्पल होता है। तो हमने क्या क्या देखा एग्जाम्पल में? प्लीरोब्रेकिया, सी गूसबेरी बोलते हैं। टिनोप्लेना, एक हॉर्मीफोरा होता है, उसको सी वॉलनट बोलते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या क्या दिखेगा, तो हमें ध्यान देना है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट हो। डोर्सो वेंट्रली मतलब डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस की फ्लैट होंगी। अब डोर्सल वेंट्रली ये फ्लैट देखने को मिलेंगे। जैसे ये फ्लैट दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट वर्म है। ये लीवर, वो ये इसको टैप वर्म भी बोलते हैं। ये लीवर फ्लूक है। अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें तो करेक्टर्स में हमें क्या क्या दिखेगा, तो पहले यहाँ पे करेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम। अगर इसके हैबिटेट को देखा जाए, पहले तो फ्लैट होते हैं तो इसको फ्लैट वर्म बोल देते हैं, वो तो सभी को पता ही है। अगर इसके हैबिटेट के बारे में बोला जाए तो ये जनरली एंडोपैरासाइटिक होते हैं। एंडो पैरासाइट मतलब किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेंगे और उसी से अपना नरिशमेंट लेते हैं। तो एंडोपैरासाइट की तरह होते हैं जनरली, या मोस्टली कहें। कुछ फ्लैटवर्म फ्री लिविंग होते हैं। कुछ फ्लैटवर्म फ्री लिविंग होते हैं। अब फ्री लिविंग फ्लैटवर्म कौन से होते हैं? जो कि मैराइन होते हैं, और जैसे ड्यूगेशिया। ड्यूगेशिया फ्रेश वाटर में मिलेगा। ड्यूगेशिया जिसको प्लेनेरिया के नाम से जानते हैं। और जो ड्यूगेशिया है, प्लेनेरिया है, उसके पास रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। तो ड्यूगेशिया भी इसी का एक मेंबर है। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ये जनरली एंडोपैरासाइट है ना, इसको मोस्टली कर देता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट। अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। बायलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थ से ही आई थी। बायलेटरल सिमेट्री कहाँ से आई थी? प्लेटीहेल्मिन्थ से ही आई थी। इसके बाद आगे बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पहली बार इसी में आया था। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे बॉडी बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो इससे पहले जो सिमेट्री थी सिलेंट्रेटा, उसमें टीनोफोरा में, तो वो रेडियल सिमेट्री थी। पहली बार बायलेटरल सिमेट्री किसमें आई, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट टाइम बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आई। फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आया। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में काफी चेंजेस आए। और फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी यही थे। तो एनिमल कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके पास 3 जर्म लेयर होती हैं। सबसे बाहर एक्टोडर्म, उसके अंदर मीजोडर्म। मीजोडर्म जो कि पहले मीजोग्लिया हुआ करती थी, अब वो सेलुलर हो गई है, तो मीजोडर्म हो गई है। उसके बाद ये एंडोडर्म। तो 3 लेयर हुई जर्म लेयर। तो पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी यही थे। तो याद क्या क्या रखना है? बायलेटरल सिमेट्री पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आई। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आया। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो भी पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थ्स ही थे। अभी तक हमने कौन पढ़ा था? अभी तक हमने एसिलोमेट पढ़ा था। तो ये भी एसिलोमेट है। सीलोम अभी आना शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ तक सभी एसिलोमेट है। अगर हम सीलोम की बात करें तो एसिलोमेट एनिमल्स ये हुआ करते हैं। अब
बॉडी फॉर्म कैसी होगी? तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है। तो फ्लैट डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है तो इनको फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इनको फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन कुछ नहीं होता इसके पास। क्यों? क्योंकि इसको कहीं घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट है तो उसको लोकोमोशन करना ही नहीं होता। तो एक्सोस्केलेटन हो या एंडोस्केलेटन हो, दोनों ही इसमें एब्सेंट हुआ करते हैं। एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, इसकी कोई इसको जरूरत नहीं है, तो ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, आर कंप्लीटली एब्सेंट। अब ये हो गया एक्सो और एंडो पता चल गया, जिसमें कंप्लीटली एब्सेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको कहीं घूमने के लिए नहीं जाना, कहीं प्रे पकड़ने के लिए नहीं जाना, प्रिडेशन के लिए नहीं जाना, लोकोमोशन कुछ नहीं करना है। इसको सिर्फ पैरासाइट की तरह बिहेव करना है। और जब पैरासाइट की तरह बिहेव करना है तो ये एनिमल के या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। इसमें कुछ पैरासाइटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरासाइटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वहां पे जो होस्ट के अंदर है, तो होस्ट के अंदर कैसे सरवाइव कर सकता है, किस तरह से क्या करेगा, तो उसके लिए अटैचमेंट के लिए इसके पास क्या होगा, क्योंकि स्केलेटन तो है नहीं। अब स्केलेटन नहीं है और ये मान लो एलिमेंट्री कैनाल में है, एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन में है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल उसके साथ बह के जा सकता है। जो एलिमेंट्री कैनाल में, मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल थी, इस एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे ये फ्लैट वॉर्म है ये, तो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है इसके साथ बह के जा सकता था। लेकिन ये ऐसा ना हो जाए तो ये हुक्स लेके आता है अपने पास, और हुक्स को इसमें एम्बेड कर देगा इस तरह से कुछ। अब हुक्स को इस मेम्ब्रेन में एम्बेड कर देगा तो ये बह के नहीं जा सकता, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब क्या होते हैं इसके पास? हुक्स होंगे, और क्या होंगे? स्पाइन्स होंगे, और उसके पास सकर्स होंगे, हुक स्पाइन सकर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पैरासाइटिक फॉर्म है, इन पैरासाइटिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसको उस जगह पे रहना जहां पे ये जा सकता था। साथ में और क्या हो सकता है? टीथ हो सकते हैं, थॉर्न हो सकते हैं, जो कि एडहेसिव ऑर्गन की तरह से बिहेव करते हैं, तो टीथ इसके पास मिल जाएंगे। और क्या मिल सकता है? थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर मिल सकती है, जो कि इसमें एडहेसिव में हेल्प करेंगे। एडहेसिव ऑर्गन्स हैं इसके, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। एक्ट एज एडहेसिव ऑर्गन्स, तो एडहेसिव ऑर्गन्स की तरह बिहेव करेंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल जो है एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलते हैं, ये हमने देखा ही था। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम अभी इसमें एब्सेंट हुआ करता है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, गैसेस एक्सचेंज से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि होस्ट से ही ये सारी चीजें ले लेते हैं। और कभी कभी ये एनोरोबिक रेस्पिरेशन तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसा बहुत कम चांस कम होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेशन के लिए कुछ जरूरी चीजें होती नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन तो इसको करना नहीं है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही डाइजेस्टेड फूड करता है। क्योंकि अगर मैंने कहा ये थी इंटेस्टाइन, यहाँ से डाइजेशन होके
इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो जाएगा तो डाइजेस्टेड मटेरियल को ही एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अलग से जरूरत नहीं है। तो इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। कैसा होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होगी बस, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम करेगी। तो इसको हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं, जिसमें बस एक ही ओपनिंग होती है, वही माउथ की तरह और वही एनएस की तरह काम करेगी। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोल दो, या इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जनरली इसमें एब्सेंट हुआ करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा वो इसमें एब्सेंट होगा। हुक सकर और हुक सकर के बारे में हम जानते ही हैं। इसमें एक्सक्रेशन किस तरह से होगा? तो एक्सक्रेशन के नाम पे इसमें फ्लैम सेल हुआ करती है। एक्सक्रेशन और ओस्मो रेगुलेशन, मतलब ओस्मोलरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी इसको, वरना तो मर जाएगा। ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन किसके द्वारा करता है? तो इसमें फ्लैम सेल हुआ करती है। फ्लैम सेल, वो फ्लैम सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल है, प्लेटी हेलमिंथीज में मिलती है। फ्लैम सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल है, वो प्लेटी हेलमिंथीज में मिलती है बस। और इसमें एक सोलेनोसाइड भी होती है, जो कि एक्सक्रेशन में और ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। फ्लैम सेल के साथ हम ओस्मो सोलेनोसाइड भी याद रख लेंगे। सोलेनोसाइड, तो सोलेनोसाइड देखने को मिलेगी, जो कि एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। नर्वस सिस्टम जो है बहुत प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। अब प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है तो ये लेडर लाइक देखने को मिलता है जनरली। ये होगा लेडर लाइक। इसमें दो सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ साथ ब्रेन भी उसको बोल सकते हैं। 1 to 3 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड देखने को मिल जाएंगी। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसको हम नर्वस सिस्टम बोलेंगे, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है। तो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी हर्माफ्रोडाइट और मोनोइसियस हुआ करता है। तो HMB में लिख देता हूँ, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल। एक को छोड़कर एक्सेप्शन है, कौन सा? सिस्टोमा। ये जो सिस्टोसोमा है, सिस्टोसोमा, वो यूनिसेक्सुअल और डायोसियस हुआ करता है। बाकी सारे इसमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल, एक को छोड़कर सिस्टोसोमा वो यूनिसेक्सुअल और डायोसियस हुआ करता है। अब रिप्रोडक्शन कैसा होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो स्पर्म और ओवा बनेंगे, और स्पर्म और ओवा जब बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन करेंगे। कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि प्लेनेरिया, जैसे
प्लेनेरिया, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एसेक्सुअल में हम यहाँ पे जानते हैं रीजनरेशन, रीजनरेटिंग पावर वैसे भी सबसे ज्यादा प्लेनेरिया की होती है। तो रीजनरेशन ये शो करता है प्लेनेरिया। ट्रांसफर्स और बाइनरी फिजन ये करता है, ट्रांसफर्स और बाइनरी फिजन ये करता है प्लेनेरिया जो है। फर्टिलाइजेशन जो होगा इसमें इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये फ्लैटवर्म के कैरेक्टर्स थे। अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसका डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट हुआ करता है, इसका डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब इसमें भी लार्वल स्टेज देखने को मिल जाएगी, कुछ केस में डायरेक्ट भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जनरली इनडायरेक्ट हुआ करता है। अब इसमें कई सारी लार्वल स्टेज भी आती हैं। अब कई सारी लार्वल स्टेज कौन सी आएंगी, जैसे इसमें कुछ स्पोर जैसी स्ट्रक्चर भी आ जाती है, इंटेस्टाइन में बनते हैं वो। और कुछ इसमें एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर भी बन सकती है। सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब वो एक अनफेवरेबल कंडीशन में हुआ तब सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन सकती है। अगर हम लार्वा की बात करें तो सिस्टिसेरस लार्वा इसमें हुआ करता है। इतने याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब सिस्टिसेरस लार्वा, जब बस नाम याद रह जाए तो काफी है। तो इस तरह से लार्वल स्टेज शो करता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा, कुछ कंडीशन में डायरेक्ट भी होता है। रीजनरेशन अगर हमसे पूछे कि डेवलपमेंट कैसा है तो हम इसमें इनडायरेक्ट लगाएंगे, बस याद रख लेना है डायरेक्ट इन सम मेंबर, बस इतनी बात याद रख लेनी है। तो कुछ मेंबर्स में डायरेक्ट होगा। अगर रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट होता है वो रीजनरेट किया जाता है, तो इसमें रीजनरेशन देखने को मिल जाएगा। रीजनरेशन होगा, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया होता है। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं कौन कौन से हमने इसमें करेक्टर्स पढ़े। हैबिटेट की बात करें तो एंडोपैरासाइट हुआ करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री ये शो करता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम इसको कहीं से भी काटेंगे तो दो में ये डिवाइड हो जाएगा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, पहली बार इसमें आया था। बायलेटरल सिमेट्री भी पहली बार इसी में आई थी, प्लेटिहेल्मिन्थीज में। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी पहली बार प्लेटिहेल्मिन्थीज में ही देखने को मिला था। लेकिन सीलोम की बात करें तो ये अभी भी एसिलोमेट हुआ करता है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होगा, इसीलिए इसको कॉमनली फ्लैट वर्म भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये पैरासाइटिक होता है। तो स्केलेटन की इसको कोई जरूरत नहीं है, ना तो इसके पास एक्सोस्केलेटन होगा ना इसके पास एंडोस्केलेटन होगा, तो ये कंप्लीटली एब्सेंट हुआ करता है। स्केलेटन नहीं है लेकिन अटैचमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए। वो स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, हुक्स, स्पाइन, सकर, टीथ, थॉर्न, जो कि एडहेसिव की तरह होते हैं। और हुक्स, स्पाइन और सकर ये पैरासाइटिक फॉर्म होती हैं में देखने को मिलेगा। सिंपली अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट हुआ करते हैं, क्योंकि ये जो होस्ट है उसी से सारी चीजें सारे काम कर सकता है। बॉडी प्लान की बात करें तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, जो इसमें एक ही ओपनिंग होती है, वही माउथ की तरह और वही एनस की तरह बिहेव करेगी। दूसरा, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की भी जरूरत है नहीं, इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि डाइजेस्टेड मटेरियल ही एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड मटेरियल ही ये एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये पैरासाइट है। अगर हम इसमें एक्सक्रेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें फ्लेम सेल होती है, सोलेनोसाइड भी इसको कभी कभी बोल देते हैं। या फ्लेम सेल और सोलेनोसाइड हमें याद रखना है। किसके लिए है फ्लेम सेल और सोलेनोसाइड, एक्सक्रेशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। नर्वस सिस्टम की बात करें तो प्रिमिटिव टाइप का है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इसमें देखने को मिल जाएगा। हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल, ये मतलब कि मोनोइसियस हुआ करते हैं बेसिकली, एक को छोड़कर। कौन सा,
सिस्टोसोमा जो है, उस सिस्टोसोमा में ये डायोसियस हुआ करता है, मतलब कि डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, बाकी सारे हर्माफ्रोडाइट, मोनोसिस या बाइसेक्सुअल हुआ करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखने को मिलता है। प्लेनेरिया, जिसको हम ड्यूगेसिया के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के द्वारा देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसका? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो जनरली इनडायरेक्ट होता है, कुछ केसेस में डायरेक्ट भी हो सकता है। रीजनरेशन इसकी प्रॉपर्टी है ही, तो रीजनरेशन ये बहुत अच्छे से करता है। अब इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, इसीलिए इसको कॉमनली फ्लैट वर्म बोल देते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, जो कि एनिमल्स में और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी ये देखने को मिल जाता है। फ्लैट वर्म जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अभी भी ये एसिडोमेट ही एनिमल्स हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार इसी में आया था। हुक, सकर जो है ये सब प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं, ये सब पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. होस्ट की बॉडी सरफेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं नरिशमेंट को। स्पेशलाइज्ड सेल इसके पास फ्लैम सेल देखने को मिल जाती है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन किया करती है और एक्सक्रेशन किया करती है। तो फ्लैम सेल के साथ साथ हमें सोलेनोसाइड भी याद रख लेना। सोलेनोसाइड जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं जनरली, मतलब जनरली हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल वाली कैटेगरी में ही आता है। एक को छोड़कर, कौन सा? सिस्टोसोमा। जो सिस्टोसोमा है वो डायोसियस और यूनिसेक्सुअल हुआ करता है, वो हमें अलग से याद रख लेना है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, बहुत सारी लार्वल स्टेज से इसमें डेवलपमेंट होगा। लार्वल स्टेज कई सारी इसमें आ जाएंगी, तो डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कुछ केसेस में डायरेक्ट हो सकता है। कुछ के पास रीजनरेटिंग पावर होती है, जैसे कि प्लेनेरिया, जिसको ड्यूगेसिया के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत अच्छी रीजनरेटिंग पावर इसके पास होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमें टेनिया सोलियम, टैपवर्म के नाम से इसको जानते हैं। टेनिया सोलियम इसका कंप्लीट नाम हो गया। और ये फेसियोला जो लिखा हुआ है, लिवर फ्लूक, फेसियोला हिपेटिका इसको बोलते हैं। फेसियोला हिपेटिका, की हिपेटा वर्ड रिलेटेड टू लिवर, तो टीनिया सोलियम और फेसियोला हिपेटिका हमें याद रख लेना। तो इस तरह से ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्क्लेमेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू।